दोस्तों नमस्कार। सबका स्वागत है टॉक विद नेशन के इस कड़ी। मैं ओम प्रकाश शाह आज आपको बताने जा रहा हूं कि केंद्र सरकार ने जो किसानों से संबंधित जो अध्यादेश आज पास किया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदनों में पास हो चुका है और ये राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के पश्चात एक कानून का रूप अख्तियार कर लेगा। इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो कहा जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो घोषित जो कहा जाए कि मानव अधिकार के 30 अनुच्छेद हैं, उनके अनुच्छेदों के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जिनमें 30 अनुच्छेदों में से प्रमुख रूप से अनुच्छेद 3, 4 और अनुच्छेद 23 के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जी हाँ, आप सबने सही सुना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, एमएसपी क्या है और क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को लाभ मिल सकता है या उनको हानि होगी या ऐसा भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर की 10 तारीख वह 1948 का वह दिन था जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणा पत्र अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जारी किया था। इसके अनुसार जो मैं अनुच्छेद 3, 4 और अनुच्छेद 23 के बारे में बताना चाहता हूं कि प्रमुख रूप से यह किसी कृषि अध्यादेश से भी संबंधित हो सकता है। जैसा कि जो अनुच्छेद कह रहा है कि अनुच्छेद 3 कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार है। यानी ये जो अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के अनुसार जो भारत सरकार ने अध्यादेश लाया हुआ है, इसमें किसानों को जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उनको एक डर है, एक भय है, कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा से संबंधित है कि क्या किसान अपनी जो उत्पादन करता है, जो अनाज उपजाता है, उसको सुरक्षित रूप से मंडी में बेच पाएगा या फिर उसके साथ उसका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं होगा, उसका दोहन तो नहीं होगा। चौथा जो अनुच्छेद है उसके अनुसार गुलामी या दास्ता से आज़ादी का अधिकार। जी हाँ, इस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित जो मानवाधिकार घोषणा पत्र है उसमें भारत ने भी दस्तखत किए हुए हैं, भारत का भी उसमें हस्ताक्षर है। इसके अनुसार चौथा जो अनुच्छेद कह रहा है गुलामी या दास्ता से आज़ादी का अधिकार प्राप्त है। तो ये किसान जो डरे हुए हैं, देश के किसान, जो हमारे किसान प्रांत प्रमुख रूप से जो राज्य हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो, जो किसान 2 माह से जो है कि सड़कों पे उतर आए हैं, सरकार के इस रवैये से काफ़ी नाराज भी हैं, लेकिन सरकार इसको स्पष्टीकरण दे रही है। उसमें प्रमुख 2-3 बिंदु आते हैं। जो प्रमुख बिंदु है वो है, पहला जो बिंदु आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? और दूसरा आता है एमएसपी क्या है। एमएसपी के ऊपर भी बात की जा रही है। सरकार अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री इस बारे में कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगा और सरकारी खरीद बिक्री भी जारी रहेगा। तो हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट जो शब्द है ये आप जान सकते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य दूसरे व्यक्ति से संविदा के रूप में किसी एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित राशि के लिए एक संविदा की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उस काम को लेकर के। तो जो सरकार अभी अध्यादेश पास की हुई है, यदि कानून का रूप ले रहा है तो इसके पश्चात क्या होगा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जो लोग ऐसे हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, यानी कि जो अनाज उत्पादन करना चाहते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए आना चाहते हैं, उन सब के लिए एक मार्ग खोलने जा रही सरकार कि वो किसानों की ज़मीन पे किसानों के द्वारा ही अनाज का उत्पादन कराएगी। मतलब कि ज़मीन किसान की ही रहेगी, काम किसान ही करेगा अपनी ज़मीन पे ही, लेकिन वो काम जो उत्पादन होगा वो किसके लिए होगा? वो तीसरे व्यक्ति के लिए होगा। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये टर्म है आज से नहीं, ये 2013 से भी चलता हुआ आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो 2018 है, वो कहा जाए आदर्श कृषि उत्पाद एवं मवेशी संविदा कृषि तथा सेवाएं प्रोत्साहन और सुविधाएं कानून 2018 के इस क्रम को आगे जो है कि इम्प्लीमेंट किया गया। इसके पहले में भी पंजाब राज्य में द पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 में लागू किया गया था, जिसके अनुसार भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पहल पहले से किया जा चुका है। हरियाणा भी एक तरह से जो कृषि प्रधान राज्य एक तरह से माना जाएगा, वहाँ पे भी इसकी स्थिति काफ़ी पहले से शुरू की जा चुकी है। कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर कानून बना चुके हैं, जैसे कि तमिलनाडु देश का ऐसा राज्य है जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर कानून बन चुका है। और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के कौन कौन से राज्य ऐसे जो है कि अभी प्रयासरत हैं, उनमें से मध्य प्रदेश है, असम है, बिहार है, गोवा, हरियाणा,
कर्नाटका, मिजोरम, उड़ीसा और पंजाब के भी किसान इसके प्रति आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो भ्रम की स्थिति हुई है, क्यों किसान अभी पूरे देश के किसान कहा जाए, जो प्रमुख राज्य हैं जो कृषि प्रधान हैं, उनके किसान क्यों रोड पे आ करके, सड़क पे आ करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस कानून को लागू न किया जाए। उन्हें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि सरकार आने वाले समय में जो एमएसपी है, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के दर पे सरकार खरीदी करती थी जो किसानों के अनाज को, वो जो है कि इसमें खत्म हो जाएगा। उनको ये भ्रम है। अब ये तो आने वाले समय में सरकार ही स्थिति स्पष्ट कर पाएगी कि क्या एमएसपी खत्म किया जाएगा, क्या जो है कि उसमें सरकार खरीदी बिक्री का बंद कर देगी। ऐसा अभी तक कोई निर्देश नहीं जारी हुआ है और नहीं ऐसा स्पष्टीकरण दिया गया है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा और ये जो खरीदी, सरकारी खरीदी है वो भी जारी रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो देश के किसान हैं, जो ऐसे राज्य जैसे बिहार राज्य के किसान, छत्तीसगढ़ के राज्य के किसान इतने ज़्यादा कहा जाए कि न्यूनतम स्तर के जीवन यापन कर रहे हैं, जो आजीविका का साधन यदि उनका माना जाए कृषि से, यदि वो वर्ष भर की आय देखा जाए तो 40 से 50 हज़ार तक में है। और वहीं पंजाब प्रांत, हरियाणा प्रांत के किसानों का जो एक औसत निकाला गया है, उसके अनुसार प्रत्येक किसान का जो औसत आय होता है वो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब जो है कि सालाना होता है वार्षिक आय में। तो सरकार का स्पष्टीकरण ये है कि जिन राज्यों के किसान कमजोर हैं, जिन राज्यों के किसान आय के स्रोत को जो है कि नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इस कानून के लागू होने से उन्हें पूरे देश में कहीं भी किसी भी मंडी में अनाज बेचने का उनको एक तरह से अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और ये जो अधिकार प्राप्त होगा, चाहे तो किसान स्वयं बेच सकते हैं या फिर किसी से अनुबंध करके यानी कॉन्ट्रैक्ट करके। जो आज के समय में कहा जा रहा है किसानों के द्वारा और विपक्ष के द्वारा भी कहा जा रहा है, देश में जो अन्य कई केंद्रीय मंत्री और नेता हैं जो कह रहे हैं इस मामले को कि कहीं ना कहीं किसानों को दासता का भी एक तरह से दासता की ओर ढकेला जा रहा है। यानी जमींदारी जो प्रथा पहले होती थी, लोगों के द्वारा काम कराया जाता था उनसे जो है कि, और उसके एवज में उनको बहुत कम दिया जाता था। तो ऐसा न हो जाए, सरकार इसके ऊपर भी, सरकार से विपक्ष स्पष्टीकरण मांग रही है, लेकिन सरकार अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। बेशक सरकार की मंशा स्पष्ट हुई और उसने कानून को आगे बढ़ाया, लोकसभा राज्यसभा में पास कराया, लेकिन सरकार कहीं न कहीं कि 2 महीने से जो आंदोलन कर रहे हैं जो किसान हैं, उनके प्रति भी अपना रवैया स्पष्ट नहीं कर पाई है। इसमें सरकार को सोचना होगा किस प्रकार किसानों को जो है कि हम स्पष्ट करें और उन्हें बताएं कि उनसे जो है कि कोई हानि नहीं है। क्योंकि किसान या देश के जो जनता है, जो नागरिक हैं, इतने डरे हुए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, और भी जो अभी लॉकडाउन में जो कोरोना महामारी के समय में जो इस तरह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और इसमें सबसे ज़्यादा कहा जाए कि गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार की जो सेवाएं हैं उसको नहीं दे पा रही है सरकार। इसके लिए भी भ्रमित है लोग, इस वजह से भी आंदोलन का रूप अख्तियार किया जा रहा है, यानी आंदोलन किया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ फायदे के लिए, यानी सरकार का कहना है और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदे क्या है। इस फायदे के पहले मैं बताना चाहता हूं कि देश में लगभग 2008 से लेकर के 2018 तक, माफ कीजिएगा 1995 से 2018 तक के बीच में लगभग 3,53,802 किसानों ने आत्महत्या कर लिए। यानी ये एक आंकड़े जो है कि मैं देश के प्रसिद्ध अखबार से मैंने इसको पढ़ा हुआ है और उसके अनुसार छपे हुए जो आंकड़े हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। यानी 3.5 लाख किसान देखा जाए तो प्रति वर्ष की दर से भी कहा जाए तो 10 से 15 हज़ार किसान प्रति वर्ष जो है आत्महत्या करते हैं। यदि सरकारी खरीदी के बावजूद, एमएसपी के बावजूद यदि सरकार किसान कहीं न कहीं आत्महत्या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम को बदलने की आवश्यकता आन पड़ी है। इसको लेकर के सरकार ऐसा निर्णय ले रही है। फायदा क्या है? फायदा बताना चाहता हूं कि जो सरकार कह रही है, विशेषज्ञ कह रहे हैं उसके अनुसार कि फसल का मूल्य जो है कि पूर्व निर्धारित हो जाएगा। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है, यानी जो कंपनी होगी जो किसानों से जो है कि अपना अनाज का उत्पादन कराएगी कि भाई हमें इतने टन जो है कि अनाज का उत्पादन करना है, आपकी कितनी खेती है, उसके अनुसार पहले से ही उसका मूल्य तय कर लिया जाएगा। इसके पश्चात किसान को सिर्फ कार्य करना होगा, उसमें उसका जोखिम नहीं रहेगा। यानी फसल की मूल्य जो है फसल देख करके मूल्य का निर्धारण हो जाएगा। उससे किसान को मूल्य का जब उत्पादन हो जाएगा उसके उस मूल्य के आधार पे उसको उसका किया जाएगा,
वेतन दिया जाएगा या उसका जो है कि मूल्य निर्धारण करने के पश्चात। अब उसको उससे तो आधार पे किया जाएगा। दूसरा इसमें क्या है कि इनका कहना है, विशेषज्ञों का और केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें बाजार की अपेक्षा अधिक भाव मिल सकते हैं। जी हाँ, चूंकि अभी एमएसपी के आधार पे ही जो है कि ये खरीदी होती है, इसके बावजूद जो है कि कई सारे स्टॉकिस्ट जो व्यापारी हैं वो अनाज को किसान से कम दामों पे खरीद करके भी जो है कि स्टॉक कर लेते हैं और जब समय आता है तब उसको जो है कि हाई लेवल पे उसको बेचते हैं, यानी उचित मूल्य से भी ऊपर जो है अधिक मूल्य पे बेचते हैं। ये सबसे बड़ा जो काला बाजारी है, इसको भी जो है कि रोकने की नियम और इस कानून में संशोधन करके इसको जोड़ना चाहिए कि काला बाजारी न हो, स्टॉकिस्ट न हो। तीसरा फायदा ये बताया जा रहा है किसान जोखिम से मुक्त है। किसान एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे यदि दस्तखत करता है, यदि उसके लिए राजी होता है अपनी ज़मीन पे खेती करने के लिए, तो वो जोखिम से मुक्त है। और उसका दूसरा क्या होता है कि जो इंश्योरेंस है वो भी कवर करेगा कंपनी अपने फसल का, यानी किसान को उसमें इंश्योरेंस कवर कराने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ कार्य करने की आवश्यकता है। कंपनी के कर्मचारी या जो संगठन के जो कर्मचारी होंगे उस चीज़ का निर्धारण करेंगे। सबसे बड़ी बात जो कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट होने पर बेहतर खेती होगी। आज हमारे देश के किसानों की स्थिति इतनी ज़्यादा दुश्वार हो चुकी है, न तो उनके पास जल के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है कि व्यवस्थाएं हैं, यानी सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, और न ही जो है कि आधुनिक उपकरणों से जो है कि खेती होती। पारंपरिक खेती कर रहे हैं किसान, इसलिए उनकी आजीविका और आय जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित है। देश के बमुश्किल ऐसे किसान होंगे जो कि आधुनिक जो है तकनीकी उपकरणों के द्वारा जो है खेती करते हैं। तो जब कंपनी यदि कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट लेगी, तो कहीं ना कहीं वो जो है कि अपने आधुनिक जो उपकरण है उसके अनुसार किसानों से खेती करवाने का प्रयास करेगी, जिससे उत्पादन उसका बढ़ सके, उसका अच्छा उत्पादन मिल सके और अधिक उसका मूल्य बन सके। इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, सबसे बड़ी बात कि आज देखा जाए कि यदि गांव में सब, हमारा देश चूंकि कृषि प्रधान देश है और गांव में अक्सर देखा जाता है कि जो बिचौलिए होते हैं, यदि एक किसान अपना उत्पादन करता है कि मैं 10 क्विंटल जो है कि धान का उपज या गेहूं का उपज जो है मैं उसमें एमएसपी के द्वारा सरकार को खरीदी के लिए देना चाहता हूँ। अब उत्पादन के पहले जो है वो ऑनलाइन उसको बुक कराता है। अब इसमें देखा जाता है कि यदि उसका उत्पादन 10 क्विंटल से ज़्यादा 20 क्विंटल हुआ तो वो किसान 10 क्विंटल गेहूं को बेचने के लिए फिर जो है यहाँ वहाँ दर बदर की ठोकरें खाता है, और वो कहीं ना कहीं फिर जो है कि हताश होता है, और उसके ऊपर लागत मूल्य के अनुसार भाई कर्ज जो लिया रहता है उसको चुकाने के लिए कि धन की आवश्यकता होती है, और इसलिए रुपए की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो जो बिचौलिए होते हैं उनके माध्यम से अपने अनाज को बेचता है। बिचौलिए क्या करते हैं, यदि वो 60 क्विंटल का जो है कि यदि उनका उत्पादन होता है तो वो 80, 90, 100, 150 क्विंटल तक का जो है कि बुक करा के रखते हैं स्लॉट। उसमें फिर इन किसानों के जरिए जो है खरीद करके कम दाम पे किसानों के अनाज को खरीद के उसमें सरकार को एमएसपी पे भी जो है कि देते हैं। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ी कड़ी है जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सीधी सी बात है कि कंपनी के कर्मचारी या संगठन के कर्मचारियों के नज़र में सारा चीज़ रहेगा, तो उससे जो है कि उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। अब सरकार इसमें जो 3 अध्यादेश लाई है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन जो विधेयक है, दूसरा मूल आश्वासन पर किसान समझौता कृषि सेवा विधेयक है, और तीसरा आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 है। इस तीनों के ऊपर जो है कि इन्होंने अपना विचार प्रकट किया है सरकार ने, और सरकार की स्थिति आज स्पष्ट नहीं करते हुए इस कानून को पास करवाने के पीछे क्या मकसद है, आने वाले समय ही बताएंगे कि किसानों के हित में ये विधेयक हो सकता है या किसानों के अहित में होगा, ये तो सरकार ही बताएंगे और आने वाला सिस्टम बताएगा, व्यवस्था बताएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कुछ किसान लाभान्वित होंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे किसान भी जिनकी ज़मीनें कम है या जो खेतीहर मजदूर सिर्फ रहे हैं, वो मजदूरी का आंकड़ा और बढ़ेगा। इससे सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात आती है कि कहा जाता है कि कृषि के क्षेत्र में रोजगार 49% जो है कि हिस्सा देता है, यानी 49% कृषि के क्षेत्र में हिस्सा मिलता है रोजगार का, और फिर भी 45 से 50% किसान जो है प्रतिवर्ष जो है कि अपना खेती का व्यवसाय छोड़ रहे हैं। तो इसके पीछे भी सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए कि इस कानून से भी पूरी तरह से लाभ न होगा, क्योंकि किसानों को यदि सही मार्गदर्शन और सही एक तरह से सिस्टम यदि मिले तो किसान अपने जो है कि जीवन को अच्छे से जो है कि आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब सरकार को देखना होगा कि कहीं ना कहीं फिर से पुनः, यानी ये जो कंपनियां हैं या जो संगठन हैं रोजगार बढ़ाने के नाम पे क्या कहीं जो है कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अनुच्छेद
3, 4 और 23 है। 23वां अनुच्छेद है समान काम का समान जो है कि वेतन, यानी समान जो है कि अधिकार उसका मिला होता है। और जो दासता और गुलामी से जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो एक अनुच्छेद 3 है, इसका भी पालन होना चाहिए, इसका जो है कि दोहन न हो, जमींदारी प्रथा न हो, जो कंपनियां हैं वो किसानों का शोषण न कर सके, ऐसे भी इस कानून में जो है कि प्रावधान जोड़े जाए अनुच्छेद में जो है कि संशोधन करके। यदि नहीं हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। आने वाला समय बताएगा इस कानून के ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव दिखा, या आने वाले समय में किसानों के हितों के बारे में कितना ज़्यादा सरकार ने जो नियम लगाया, कितना हित जो है कि लाभान्वित हुए हैं, कितने किसान लाभान्वित हुए हैं। ये बात तो तय है कि आने वाले समय में कुछ चीज़ें बदलेंगी। यदि कहते हैं बदलाव आता है तो कुछ चीज़ों का नुकसान भी होता है, क्योंकि विज्ञान कहते हैं विज्ञान यदि चमत्कार है तो वरदान है, तो उसके साथ साथ कहीं न कहीं अभिशाप भी होते हैं, और इसके बारे में आप सब जानते हैं। और मैं आप सबसे पुनः विदा लेता हूँ। अभी सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है, अभी क्या करने जा रही है, अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होंगे और इसके पश्चात ही कानून का शक्ल लेगा। इसके बाद इसको जो है कि अनुमोदन कराया जाएगा। सरकार ने पहले ही आज भी कह चुका है कि एमएसपी बंद नहीं होगा, और जो कहा जाए कि एमएसपी के साथ साथ जो सरकारी खरीदी है वो बंद नहीं होंगे, और इन सब के ऊपर भी प्रक्रिया जारी रहेगी। जाते जाते आपको मैं बता दूं कि सरकार क्यों इस चीज़ को अध्यादेश को लाने की विवश हुई है। एक बात छोटी सी आप समझ सकते हैं कि जिन किसानों के एमएसपी पे यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जिन किसानों के द्वारा अनाज खरीदी किया जाता है, सरकार के द्वारा भंडारण नहीं किया जा सकता, भंडारण नहीं किया जा पा रहा है, जिससे लाखों टन जो है कि अनाज सड़ जाता है, और वो जो है कि निश्चित प्रोसेसिंग के उसमें प्लेटफॉर्म पर जा भी नहीं पाता। और वो सड़े हुए अनाज का उपयोग कहाँ होता है, आप सबको पता है, नीलामी होती है, और उस अनाज का जो सड़ा हुआ अनाज होता है वो वाइन फैक्ट्री यानी शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे टैक्स पेयर हैं, हमारे देश के जो एक कहा जाए 4% से ज़्यादा जो टैक्स पेयर हैं, और जो व्यापारी हैं, जो जीएसटी कलेक्शन होता है, ये सारा चीज़ जो एक तरह से टैक्स पेयर का जो पैसा होता है उसका भी जो है कि दुरुपयोग होता है। यानी जो एमएसपी के लिए खरीदी जो टैक्स पेयर का पैसा होता है, जो बजट होता है, जो किसानों से खरीदा जाता है, उसे सड़ाया जाता है, फिर सबसे कम दाम पे जो है कि उसको शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों को दिया जाता है, या तो फिर जो है कि वो नुकसान हो जाता है, सरकार उसको घाटे के रूप में शो करती है। तो हो सकता है कि इससे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इससे कुछ चीज़ों को कमी आ सके, और जो अनाज है हमारा जो बर्बाद न जाए, और तमाम चीज़ें हैं आने वाले समय में आप सबसे चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।